हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एक ऐसे टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम में 110% आती ही आती है। एफएम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। राइट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज वीडियो। देखो, ये जो है फाइनेंसिंग डिसीजन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली एफएम में फाइनेंस फंक्शन में तीन डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ये फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक, तो फाइनेंसिंग डिसीजन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको आज समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो बिजनेस में, एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस में अगर ₹10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक, 10 लाख के बिजनेस में रिक्वायरमेंट है, तो ये 10 लाख पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है, किस किस सोर्सेज से पैसे आएंगे। ठीक, तो उन सभी सोर्सेज का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। सिंपल, ये 10 लाख रुपए जो आएंगे वो किस किस सोर्सेज से आएंगे, तो जितने जितने भी पैसे जिन जिन सोर्सेज से आएंगे या पर्टिकुलर एक ही जगह से आ जाएगा, तो वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, मतलब कि अगर आप फाइनेंस मैनेजर है, किसी भी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है और आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो आप 10 लाख पैसे कहाँ कहाँ से लेंगे। तो मेनली सोर्सेज क्या होते हैं, मेनली सोर्सेज की बात करूँ, जो कंपनी में पैसे आते हैं, या तो इक्विटी से, मान मतलब कि इक्विटी से इशू करते हैं मार्केट में। ठीक, प्रेफरेंस शेयर और एक होता है डेट। ठीक, डेट जो कि, अब देखो, ये दोनों ओनर फंड होते हैं, ओनर फंड, और ये हमारा एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल है, भी एक्सटर्नल है, और ये है बोरोड फंड। ठीक, ये है बोरोड फंड, यानी कि उधार लिया जाता है। इन दोनों को डिविडेंड देना पड़ता है, इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है डेट को, और फिक्स्ड रेट होता है प्रेफरेंस शेयर का, और इक्विटी का कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है डिविडेंड का। ठीक, तो मेनली जो है ये 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो आप इक्विटी से लाएंगे, प्रेफरेंस से लाएंगे, या डेट से लाएंगे। ठीक है, कहाँ से लाएंगे। ठीक, जैसे कि अगर ये 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो कितना पैसा इक्विटी से आएगा, कितना डेट से आएगा, कितना प्रेफरेंस शेयर से आएगा। ठीक, तो मान के चलते हैं, एक सपोज ऐसे ही नॉर्मली अभी समझने के लिए, एक मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर से 4 लाख रुपए आ गए। ठीक, और डेट से आ गया इधर 3 लाख, और इक्विटी से कितना आ गया, इक्विटी से 3 लाख। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख का, प्रेफरेंस शेयर, डेट और इक्विटी का, जो कि ये तीनों मिला के ये 10 लाख रुपए फुलफिल कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, इसी कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि, और फिर इस पैसे को पूरा यूटिलाइज किया जाएगा टू फाइनेंस द एसेट। ठीक, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एसेट्स में। ठीक, तो मीनिंग देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का, सिंपल सा मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कॉम्बिनेशन, डेट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट कंप्राइजेस ऑफ फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। ठीक, तो सिंपल से कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि भैया आपका जो टोटल पैसा लगा है वो कहाँ कहाँ से आया हुआ है, वो कॉम्बिनेशन। ठीक, डेट और इक्विटी का, कि ये हमारा डेट बोरोड फंड और ये इक्विटी पोर्शन। ठीक, तो इनका कॉम्बिनेशन ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, तो अब बात ये आती है कि अगर आप फाइनेंस मैनेजर है किसी कंपनी का, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पैसा कितना कितना कहाँ से लाया जाए। ठीक, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाए। तो बात बड़ी सिंपल सी है, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर करके, एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि अभी डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर करके। तो आप चेक करेंगे तीनों के केस में कि मेरा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस कॉम्बिनेशन में हो रहा है, किस कॉम्बिनेशन में मेरा, अलग अलग कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा ना। हो सकता है इसको 3 लाख कर दे, इसको 5 लाख कर दे, इसको 2 लाख कर दे, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसको जस्ट सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको बैलेंस्ड या फिर आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। बैलेंस्ड या फिर आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, सिंपल।
तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंपल समझते हैं कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स होगा, यानी कि डेट और इक्विटी का वो मिक्स होगा जहाँ पे हमें फॉर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर उस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा अगर हम रेज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा, ठीक, मिनिमम होगा, और फर्म्स का वैल्यू मैक्सिमाइज होगा उस कॉम्बिनेशन में। उस सोर्सेस मतलब अलग अलग सोर्सेस से पैसा लाएंगे तो वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा और फर्म का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फर्म का वैल्यू कहने का मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमाइज होगा, ठीक, मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम होगा। तो ये दो मेन जो है वो फीचर है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि भैया अगर आप फाइनेंस मैनेजर है तो आप चेक करेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन बना के चेक करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन बना के चेक करेंगे कि फॉर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आ रहा है कि नहीं, किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और उसी कॉम्बिनेशन में फॉर्म का वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों जिस कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फाई होगा उसी कॉम्बिनेशन पे उसी कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे टू फाइनेंस द फॉर्म एसेट, ठीक है, यानी कि वहीं से पैसा उसी पोर्शन में पैसा लिया जाएगा। और कुछ है मैक्सिमम कंट्रोल है शेयर होल्डर का, और भी बाकी सारे फीचर है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रोल का मतलब शेयर होल्डर का कंट्रोल वहाँ पर होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा पैसा बाहर से उठा के ले आए, ठीक। और सिंप्लिसिटी, वो सिंपल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बेसिकली ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब बात आती है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी हमने एक प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो किस डेट मतलब किस सोर्सेस का, डेट का, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, किसका मिनिमम होता है, ठीक। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर कवरिंग कि मार्केट वैल्यू या कह लो अर्निंग पर शेयर ईपीएस से पता किया जाता है, ठीक, कि मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज किस सोर्स मतलब किस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हो रहा है, या फिर अर्निंग पर शेयर जहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो चेक करेंगे, ठीक, प्लस में चेक करेंगे तो अर्निंग पर शेयर, ये मार्केट वैल्यू मतलब अर्निंग पर शेयर जो है, पर शेयर इक्विटी वालों का, वो किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा है, तो उसको निकालना कैसे है। तो वो देख, तो हमें इस चैप्टर में कहाँ से शुरू करना है। जैसे सबसे पहले सेल्स होती है, लास्ट सपोज सेल्स होती है, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक, फिर उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक, तो आएगा EBIT, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बेसिकली हर एक में EBIT दिया रहेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब यहीं से हमें चेक करना है कि किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जो है वो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगा। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है वो देख रहे हैं। तो EBIT, इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट को हटाएंगे, तो माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर को दिया जाता है फिक्स्ड रेट से। तो अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट निकल गया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स से पहले अब टैक्स देने की बारी आई है, तो माइनस कर लेंगे टैक्स माइनस कर लेंगे, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको कहा जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद। अब टैक्स देने के बाद पैसा बचा है शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर में से अब अगर प्रेफरेंस से पैसा लिए हैं तो प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लेंगे, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको बोला जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। अब जो भी पैसा इक्विटी शेयर होल्डर वालों का बचा हुआ है, ये इस पैसे को क्या करा जाएगा, EPS निकालने के लिए, यानी कि अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पैसा है उसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन को सबको एनालाइज करेंगे इसी तरीके से, और जिस कॉम्बिनेशन में EPS सबसे ज़्यादा होगा उसी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया जाएगा और पैसा वहीं से इकट्ठा किया जाएगा फॉर द कंपनी, ठीक, ये बात है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आया कि जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगा, ठीक, उसी कैपिटल मिक्स को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक। तो उसी को बोला जाएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरे इस सिनेरियो को समझते हैं। बहुत ही इजी है, एकदम
और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, सो सिंपल। देखो कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का बता रहा है कि कंपनी का पहले से मतलब कोई पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, पहले से वो उसने पैसा रेज़ करके रखा हुआ है, तो वो पहले से उनका चल रहा है बिज़नेस। तो पहले से क्या-क्या हुआ है कि 2005% डिबेंचर है, 100 ईच वाले, तो 2 लाख के हो गए, ठीक है। 1000 कम्युनिटी प्रेफ़रेंस शेयर इशू किया गया है 8% डिविडेंड के हिसाब से, 100 रुपये वाले हैं, तो 1 लाख रुपए ये हो गया, मतलब प्रेफ़रेंस शेयर से। और 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 2000 इक्विटी शेयर भी इशू करा हुआ है इन्होंने 2 लाख का, ठीक। तो टोटल कैपिटल कंपनी का अभी तक 5 लाख है, ठीक। टोटल कितना है? 5 लाख है। और बोलते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने 5 लाख करके रखा हुआ है, ठीक। तो उन्हें ना मतलब कंपनी क्या करती है कि 10% अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट कमाती है। और अब कंपनी को 1 लाख एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी को 1 लाख एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट है नए मशीन को खरीदने के लिए, ठीक। नया कोई एसेट है, नया कोई मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, उसको करना है, खरीदना है, तो उसको अब 1 लाख रुपए प्लांट खरीदना है, तो 1 लाख उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, ठीक। जो कि वो भी अगर 1 लाख पैसा लेती है और उस पर्टिकुलर प्लांट में इन्वेस्ट करती है, ठीक, उस पर्टिकुलर प्लांट में लगाती है, खरीदती है, तो वहाँ से भी 10% का रिटर्न आएगा, ठीक, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कंपनी को डिसाइड करना है, कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये ऑप्शन है, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा मिक्स लेना चाहिए। हमें एडवाइस करना है कि कंपनी के पास अगर 3 ऑप्शन है तो तीनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन कौन-कौन सा है कि भैया 1 लाख पूरा का पूरा 5% डिबेंचर से लिया जाए, या 8% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर से लिया जाए पूरा 1 लाख, या फिर ये जो 1 लाख रुपए हैं ये इक्विटी शेयर से लिया जाए, ठीक। तो कंपनी के पास ये 3 ऑप्शन है, तो पता करना है कि जो है वो कंपनी कहाँ से पैसा इकट्ठा करे। तो हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा कि भैया ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस पोजीशन में, मतलब किस में आ रहा है। क्या मतलब, कहने का मतलब कि जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर पैसा डिबेंचर से इशू करेंगे तो कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और अगर कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर से करेंगे तो मैक्सिमम होगा, या इक्विटी शेयर से करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो जिस भी ऑप्शन में ईपीएस ज़्यादा होगा उसी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा, लिया जाएगा। और इनकम टैक्स का रेट 25% है, ठीक। तो सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि एग्जिस्टिंग ईपीएस कितना है, कि भैया कंपनी अभी कितना कमा रही है 1 लाख को रेज़ करने से पहले, ठीक। उसका अर्निंग पर शेयर कितना है। तो ईबीआईटी है 10% ऑफ बोला था इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख कंपनी ने करा हुआ है, क्योंकि 5 लाख ही कंपनी के पास पैसे हैं और ये 5 लाख उसके एसेट में लगे हुए होंगे, ठीक। तो ईबीआईटी जो है वो 5 लाख का 10% 50,000 हुआ टोटल अर्निंग। इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट को माइनस कर लेंगे, जो कि देखो इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है, डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख और इंटरेस्ट का रेट है 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हो गया 10,000। ये देखो 2 लाख पे 5%, तो ये 10,000 माइनस कर लेंगे तो 50,000 में से 10,000 इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 40,000 अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस करके आफ्टर टैक्स, तो सबसे पहले टैक्स माइनस करो, फिर यहाँ से टैक्स है 25%, तो 40,000 बचा है, इस 40,000 पे 25% टैक्स देंगे 10,000, तो ये बचेगा 30,000। अब 30,000 बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब जो पैसा बचा है ये बचा है शेयर होल्डर का। अब शेयर होल्डर में से सबसे पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा ना, इक्विटी तो सबसे लास्ट वाले हकदार हैं, तो प्रेफरेंस को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करा हुआ है 1 लाख का और उस पर 8% का डिविडेंड रेट है, तो 1 लाख पे 8%, 8,000, उन दोनों को 8,000 दे देने के बाद पैसा बचता है 22,000, जो कि पूरे इक्विटी के लिए बचता है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो जो भी पैसा बचा हुआ है उस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, ये देखो 2,000 इक्विटी शेयर, तो 2,000 इक्विटी शेयर में बट जाएगा, तो 2,000 इक्विटी शेयर मतलब 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 11 रुपीज़, ठीक। अब हम आगे चेक करते हैं, अगर 1 लाख रुपए एडिशनल इशू करते हैं, ठीक, किस किस से, तीनों से इशू करके देखेंगे, जिसमें ईपीएस का पॉजिटिव और ज़्यादा मतलब मैक्सिमाइज होगा उसी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। तो देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एंटिसिपेटेड ईपीएस मतलब अभी जब 1 लाख रुपए और लिया जाएगा तो क्या क्या होने वाला है। अल्टरनेटिव 3 अल्टरनेटिव है, डिबेंचर से पैसा इशू करना है, या प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से, ठीक।
तो तीनों से इशू करके देखेंगे और तीनों से ईपीएस निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। डिबेंचर से मान लो ये दोनों भी नहीं है, मान लो हमने पैसा पूरा डिबेंचर से इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ईपीएस 50,000 है, ठीक। अब नया वाला ईपीएस, मतलब ईपीएस बोल रहा हूँ कि ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एग्जिस्टिंग, 5 लाख कैपिटल था, 10% के हिसाब से 50,000 रुपये। और फिर ईबीआईटी नया वाला 1 लाख अगर पैसा हम डिबेंचर से रेज करते हैं तो वो भी 10,000, मतलब कि 1 लाख का 10% कमा के देगा, ठीक। तो वो भी ईबीआईटी को जोड़ लो, ठीक है। ये न्यू वाला है, न्यू 1 लाख इंटू 10%, तो ये हो गया तुम्हारा 10,000, ठीक। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 60,000, टोटल ईबीआईटी कितना हो गया 60,000। अब इसमें से सबसे पहले माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट को, माइनस कर लेंगे इंटरेस्ट, ठीक। अब टोटल पैसा अब डिबेंचर होल्डर वालों को पहले से कितना है, तो डिबेंचर होल्डर यहाँ देखोगे तो पहले से डिबेंचर है 2 लाख, ठीक। सबसे पहले तो यही लोग मांगने आ जाएंगे अपना इंटरेस्ट, ठीक। तो इनको तो इंटरेस्ट देना ही है, और साथ में 1 लाख जो नया पैसा डिबेंचर से रेज किए हैं उनको भी इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट में सबसे पहले एग्जिस्टिंग, पहले वाले का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो 2 लाख पे कितना था, 5% था, तो 10,000 ये देना पड़ेगा, और न्यू वाला भी देना पड़ेगा, क्योंकि न्यू पैसा हमने माना है कि टोटल डिबेंचर से रेज कर रहे हैं अभी, ठीक। एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है कि अगर टोटल पैसा डिबेंचर से रेज करेंगे तो कितना क्या क्या होगा, कितना आएगा ईपीएस। तो न्यू 1 लाख पैसा हुआ है और उस पर भी कितना परसेंट है, 5% है, तो 5,000 उसको भी देना पड़ेगा, ठीक। मतलब ईबीआईटी टोटल 60,000 हुआ, जिसमें से डिबेंचर होल्डर वालों को पहला इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो एग्जिस्टिंग वालों का 10,000 इंटरेस्ट हो गया, और नए जो पैसा लिए हैं वो डिबेंचर से लिया गया है, तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। तो 60 में से 15 गया तो 45,000 बचा, और 45,000 इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। आप माइनस कर लेंगे टैक्स, 25% है, तो 45,000 का 25%, ठीक। तो 45,000 इंटू 25% निकालेंगे तो 11,250, 11,250 हुई है, गवर्नमेंट ले जाएंगी टैक्स के नाम से। तो माइनस करते हैं 45,000, तो ये बच जाएगा 33,750, ठीक। 33,750 उसको बोला जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक। अब माइनस करते हैं डिविडेंड, क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम पहले से कितना दे रहे हैं, तो पहले से 1 लाख, 1 लाख पे 8%, वो तो देना पड़ेगा ना। पैसा 1 लाख लो एडिशनल या मत लो, पहले वाले जो शेयर होल्डर है वो तो पैसा मांगेंगे, अर्निंग हुआ है तो प्रेफरेंस डिविडेंड एग्जिस्टिंग है तुम्हारा 2 लाख पे 8%, यानी कि 16,000 रुपये, ठीक। एग्जिस्टिंग नहीं 1 लाख पे 8% है, ये देखो 1 लाख पे 8% है, तो 1 लाख पे 8%, 8,000 रुपये, ठीक। इसको अगर माइनस कर देंगे 33,750 रुपये में से, तो माइनस करते हैं 8,000, तो ये 25,750 रुपये, ठीक। जो कि ये टोटल पैसा बचा हुआ है इक्विटी वालों के लिए, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। अब ईपीएस निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सिंपल सी बात है। ईपीएस निकालने के लिए जो भी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है उसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी से, ठीक। अब हमने डिबेंचर से पैसा इशू किया हुआ है, ठीक। तो इक्विटी शेयर इशू हुआ ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर का नंबर उतना ही होगा जितना पहले होगा। तो 25,750 रुपये, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी 2,000 था। इसको डिवाइड कर लेंगे अगर 2,000 से, डिवाइड बाई 2,000, तो ये आ जाता है 12.875 पर शेयर, ठीक। अर्निंग कितना हुआ है, टोटल अर्निंग 12 रुपये 875 पैसे, ठीक। अगर हम पैसा डिबेंचर से इशू करते हैं तो इतना अर्निंग हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, अगर मान लो प्रेफरेंस से अगर इशू करते हैं तो 12 से अगर 13 या 11 कुछ तो होता ना, तो वो चेक करते हैं वो कितना आता है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो उसी से पैसा ले लिया जाएगा, और उससे अगर फिर इक्विटी से चेक करेंगे, इक्विटी से ज़्यादा आएगा तो इक्विटी से ले लिया जाएगा, सिंपल सी बात है।
तो अब मान लो ये डिबेंचर से नहीं पैसा ले रहे प्रेफरेंस शेयर से, तो अर्निंग तो 50,000 होगा पहले वाला, और फिर जो 1 लाख पैसा हमने प्रेफरेंस से लिया है वो भी तो 10,000 कमाएगा ना, क्योंकि उसको प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से इनकम आएगी, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा 60,000। और 60,000 में से इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। अब देखो डिबेंचर पहले से ऑलरेडी कंपनी में है 2 लाख का, ठीक, 2 लाख का डिबेंचर कंपनी में पहले से है, तो उन लोग तो डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक, तो 10,000 उनका देना पड़ेगा। लेकिन न्यू जो है, न्यू हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जो नया 1 लाख पैसा वो डिबेंचर से नहीं, इस बार हम प्रेफरेंस शेयर से मान के चल रहे हैं कि ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर से ले रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट थोड़ी ना देंगे डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर हमने इशू ही नहीं किया, तो न्यू डिबेंचर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर 50,000 रुपये ये हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे टैक्स 25%, तो 50,000 का 25% निकालते हैं, 50,000 इंटू 25% करेंगे तो ये 12,500, 12,500 रुपीज़ हो जाता है। तो टैक्स देने के बाद पैसा कितना बचता है जी? 50,000 था ना, तो ये 37,500 बचता है, जो कि शेयर होल्डर का है, क्योंकि टैक्स वगैरह दे दिया, टोटल पैसा बचा है शेयर होल्डर के लिए। अब इसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एग्जिस्टिंग तो ही है, पहले से कंपनी में 1 लाख का प्रेफरेंस ऑलरेडी है, ठीक, तो उस पर 8% 8,000 दिया जा रहा है। अब न्यू वाला भी, अब नया पैसा जो हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर से, तो नया 1 लाख इकट्ठा किया है उस पर भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा ना, तो नया जो है 1 लाख पैसा आया हुआ है उस पर भी 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो उसका भी 8,000 यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक, तो टोटल 16,000 डिविडेंड दिया जाएगा 37,500 में से। तो इसको 16,000 माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा 21,500, तो 21,500 पैसा बचा है, टोटल इक्विटी वालों के लिए बचा है। तो ईपीएस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पैसा इक्विटी वालों के लिए बचा है उसको डिवाइड कर लो नंबर ऑफ इक्विटी से, क्योंकि हमने इक्विटी से रेशो नहीं किया गया है तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो 21,500 को डिवाइड कर लेंगे 2,000 से, तो ये हो जाएगा 10.75। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकल के आ गया 10 रुपये 75 पैसे की कमाई हो रही है, यहाँ पर 12 रुपये हो रही थी, यहाँ 10 रुपये हो रही है, ठीक। अब चेक करते हैं क्या इक्विटी से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए तो यहाँ पे भी कमाई तो होगी, इक्विटी से पैसा रेज करेंगे तो टोटल अर्निंग तो 60,000 हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर प्रीवियस मतलब कि अब इंटरेस्ट देने की बात आती है, तो सबसे पहले तो पुराने जो डिवेंचर होल्डर हैं ऑलरेडी जो कंपनी पहले से एग्जिस्ट करते हैं वो तो पैसा, वो तो इंटरेस्ट लेंगे, तो ये हमारा 10,000 एग्जिस्टिंग वाला है पहले से, तो 50,000 पैसा बचेगा, और 50,000 में से टैक्स माइनस कर लेंगे 25%, तो ये हो जाएगा 12,500 टैक्स, उसको घटाने के बाद 37,500 बचेगा, उसमें से माइनस कर लेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो पहले से है। इस बार हम इक्विटी शेयर से पैसा इशू किया गया है, प्रेफरेंस शेयर से इशू नहीं किया है, लेकिन तो प्रेफरेंस शेयर का नया वाला ये वाला यहाँ नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि नया प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, पुराना प्रेफरेंस शेयर बस है, तो पुराना प्रेफरेंस शेयर को 8,000 दे रहे हैं, तो 8,000 माइनस करते हैं, नया वाला नहीं होगा, क्योंकि नया हमने प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किया, इक्विटी शेयर से इशू करते हुए आ रहे हैं पैसा, ठीक। तो इक्विटी शेयर से जब इशू करेंगे तो 37,500 में से 37,500 में से माइनस कर लेंगे 8,000 को, तो ये 29,500 बचेगा, जो कि केवल और केवल इक्विटी वालों के लिए बचेगा पैसा, ठीक। तो चलिए ठीक है भाई, 29,500 पैसा अगर इक्विटी वालों के लिए बचता है, तो अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो पहले से 2,000 है, और हमने पैसा इक्विटी शेयर से इशू किया गया है, तो इक्विटी शेयर का नंबर भी तो बढ़ जाएगा ना। तो इक्विटी शेयर 1,100,000 रुपये वाले थे, तो 1,000 और इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा, तो टोटल 29,500 पैसा बटेगा, वो 3,000 इक्विटी शेयर में बटेगा। उसको डिवाइड कर लेते हैं 3,000 से, तो ये 9.83 आ रहा है, ठीक, 9.833, ठीक। अब बताओ कि भैया ईपीएस सबसे ज़्यादा किस में है, इक्विटी में है, प्रेफरेंस में है, या डिबेंचर में है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है डिबेंचर में। और यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ईपीएस कितना है, एग्जिस्टिंग ईपीएस, तो एग्जिस्टिंग मतलब पहले से था 11 रुपीज़, ठीक। तो एग्जिस्टिंग ईपीएस अगर 11 है, तो देखो 11 पहले था, अभी कितना है 12, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक। पहले 11 था, अब 10 पहुँच गया, मतलब कि अब घट गया, तो यहाँ से पैसा रेज नहीं करना चाहिए,
प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करोगे तो जो भी उल्टा ज़्यादा कमा रहे थे वो कम कमाने लगोगे, और 11 से 9 और यहाँ से इशू करोगे तो और कम हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए कि भैया डिबेंचर से पैसा रेज कर लो, डिबेंचर वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर लास्ट में वो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा, सजेशन देना पड़ेगा कि जो फ्रॉम द एबो अल्टरनेटिव डिबेंचर अल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट, ठीक, क्योंकि वहाँ से हमें जो EPS जो है वो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि, और बुक में जो है वो दिया रहेगा, बुक में कि आपको कितने कितने ऑप्शन एक्सरसाइज, मतलब कितने कितने ऑप्शन है कंपनी के पास अवेलेबल वो दिया रहेगा। सभी ऑप्शन को एनालाइज करना है, EPS निकालना है, और जिस ऑप्शन में EPS सबसे ज़्यादा होगा उसी ऑप्शन को लास्ट में सजेशन के रूप में बेस्ट बताना है, उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन में मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर हमने तो अलग अलग वो किया था ना, अलग अलग ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि भाई अगर कंपनी 2 लाख डेट से ले रही है, ठीक, और 5 लाख रुपए जो है वो प्रेफरेंस से ले रही है, ठीक, और ये 2 लाख मतलब कि अगर मान लो 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 5 और 3 लाख इक्विटी से ले रही है, तो अलग अलग ऑप्शन ये एक ही ऑप्शन में डाल देगी, ठीक, और दूसरा ऑप्शन कुछ और देगी, इनका अमाउंट चेंज कर देगी, तीसरा ऑप्शन कुछ और देगी जिसका अमाउंट चेंज कर देगी, तो अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। तो वो भी बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में 1-2 एग्जाम्पल देखोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। बेसिक फंडा ऐसे ही है, नॉर्मल सबका EPS निकालो और चेक कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल सा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मिलते हैं अनदर वीडियो इसी चैप्टर के साथ, जिसका अलग अगला नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो भी बहुत सिंपल है, इसी टाइप से होता है इसमें भी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और एक है कैपिटल गियरिंग रेशियो, वो तो और सिंपल है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाते रहो, ठीक है। थैंक यू।